तो देखिए प्यारे साथियों, धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या होता है इसकी मैं पहले डेफिनेशन बताऊं तो आप यूँ समझिए कि जैसे किसी भी देश का धन जब लगातार किसी दूसरे देश में जाए या किसी एक क्षेत्र का धन लगातार किसी दूसरे क्षेत्र में जाए और उसके बदले उसे कुछ भी नहीं मिले जिस क्षेत्र से धन गया है, तो इस घटना को बोलते हैं धन का बहिर्गमन होना, है ना। थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ या धन का निष्कासन। ठीक है, तो सॉरी 1757 के बाद से भारत से लगातार धन ब्रिटेन में जा रहा था और उसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये जो घटना थी ये घटना धन का निष्कासन कहलाई और पहली बार इस आ, धन के बहिर्गमन की तरफ जो ध्यान गया वो गया था हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी का। जी हाँ प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, राजनीति शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, गजब के आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने पहली बार जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत की वकालत की। उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना कई जगह इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया भी लिखा मिलता है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय का है, 1917 में प्रकाशित हुआ था, जबकि दादा भाई नौरोजी का है इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, जो 2 मई 1867 को जो है दादा भाई नौरोजी ने ही उस पत्र को पहली बार पढ़ा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समक्ष, जो लंदन में हुआ करती थी। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समक्ष पढ़ा था 2 मई 1867 को। उसमें पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत की चर्चा दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, इसके बाद ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नाम से एक और रिसर्च पेपर दादा भाई नौरोजी ने 1871 में प्रकाशित किया, उसमें भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात की। एक और रिसर्च पेपर था पॉवर्टी ऑफ इंडिया नाम से, 1878 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन से प्रकाशित करवाया था। उसमें भी दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की और धन के बहिर्गमन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, सभी अनिष्टों का अनिष्ट, है ना, इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा था। जब लगातार दादा भाई नौरोजी इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे ने भी 1875 में ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी नाम से एक 12 लेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया। उसमें भी उन्होंने बताया कि भारत से लगातार धन का निष्कासन हो रहा है और भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग भारत से बाहर यानी कि ब्रिटेन में चला जाता है, उसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा महादेव गोविंद रानाडे ने हमको बताया था। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से महादेव गोविंद रानाडे ने बात की और भी कई लोग थे जिन्होंने बात की थी। जीवी मावलंकर, जीवी जोशी ने की थी, गणेश वासुदेव जोशी ने, ठीक है, और इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त ने भी बात की थी धन के बहिर्गमन सिद्धांत की। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जितना जोर दिया उतना अन्य लोगों ने नहीं दिया, जिसके चलते अंग्रेज़ों को मजबूर होकर और धन के बहिर्गमन की जो बात थी उसके ऊपर एक कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसको हम वेल्बी आयोग बोलते हैं। 1895 में वेल्बी आयोग गठित किया गया, जिसमें कुल 14 सदस्य थे। एकमात्र भारतीय दादा भाई नौरोजी को उसमें शामिल भी किया गया। ठीक है, तो वेल्बी आयोग में जब नौरोजी को शामिल किया और वेल्बी आयोग ने जब भारत के बारे में जब जानकारी जुटाई कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो आर्थिक संबंध थे उसकी जानकारी जुटाई, तो वेल्बी आयोग ने ये पाया कि वास्तव में जो दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत है वो सही है। यानी कि वेल्बी आयोग ने थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ को सही पाया और यह बताया, यह रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि भारत के संबंध में जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां हैं वो गलत हैं, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए और भारत का जो धन है वो अधिकांशतः भारत के हित में ही खर्च किया जाना चाहिए, न कि ब्रिटेन के हित में।
और जितने भी खर्चे हैं वो सारे ब्रिटेन के जो खर्चे हैं वो ब्रिटेन के राजकोष से खर्च होने चाहिए, न कि भारत के राजकोष से। ठीक है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट 1900 में, सन 1900 में वेलबी आयोग ने दी थी। इस रिपोर्ट के बाद दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी जो 1901 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने विस्तृत तरीके से और धन के बहिर्गमन की चर्चा की और उसमें बताया कि भारत से जो धन का निष्कासन होता है वो 6 तरीकों से होता है ना। 6 तरीके बताए थे, जिसमें होम सरचार्ज जो है वो सर्वोपरि था। सबसे ज़्यादा जो भारत से धन का निष्कासन होता था वो होम सरचार्ज के माध्यम से होता था। अब क्या था होम सरचार्ज, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो भारत भारत के लिए जो कानून वगैरह बनाने का काम जो करती थी वो भारत परिषद करती थी, जो कि ब्रिटेन में बैठती थी। ठीक है, और भारत परिषद का जो मुखिया होता था वो भारत सचिव हुआ करता था, जो कि ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, है ना। ब्रिटिश संसद में वो बैठता था, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, और ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, वो भारत सचिव बनता था। ठीक है, तो भारत परिषद के जितने भी खर्चे होते थे वो भारत के राजकोष से दिए जाते थे, एक तो वो खर्चा होता था। प्लस भारत सचिव के जो पेंशन और उसको वेतन मिलता था वो भी भारत के राजकोष से दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा भारत के संबंध में जो भी प्रशासनिक नीतियां बनाई जाती थी उसके लिए जो खर्चा होता था वो भी भारत वहन करता था। भारत के लिए ब्रिटेन में जो सैन्य खर्च होता था, भारत के संदर्भ में जो सैन्य खर्चा होता था, जो सेना रखी जाती थी या सॉरी जो अस्त्र शस्त्र के लिए जो खर्चा होता था वो पूरा खर्चा भारत वहन करता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो धारक थे, जो लाभ धारण करने वाले थे, उनको जो डिविडेंड मिलता था, जो लाभांश मिलता था, वो भी भारत के राजकोष से जाता था, है ना। अब आपको पता होगा जो लाभांश था वो इस आधार पर दिया जाता था कि किसने कितनी पूंजी भारत में निवेश की है, उस पूंजी के आधार पे उनको डिविडेंड मिलता था, यानी लाभांश मिलता था। यहाँ तक कि रेलवे के क्षेत्र में जिसने जितनी पूंजी निवेश की है उस पूंजी का 5% लाभांश गारंटी के तौर पे भारत के कोष से दिया गया। मतलब गारंटी दी गई कि जो भी कोई व्यक्ति भारत में अपना पैसा निवेश करेगा, कोई भी ब्रिटिशर्स, उसको 5% लाभांश अनिवार्य रूप से मिलेगा और वो भारत के कोष से मिलेगा। तो वो सारा पैसा भारत के कोष से जाता था। इसके अलावा बागान है या खादान है ना, बीमा है, बैंकिंग है, नौ परिवहन है, इन सब में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जो लाभांश है वो भारत के कोष से जाता था। इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने एक बड़ी लिस्ट दी और बताया कि किस प्रकार से भारत से धन बाहर जाता है और उसके प्रतिफल में भारत को कुछ नहीं मिलता। तो ये था धन का बहिर्गमन सिद्धांत और किस प्रकार से इसकी व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने की, और मैंने ये भी बताया कि किस रूप में भारत से बाहर धन जा रहा था। ठीक है, और इसके लिए कौन सा आयोग बिठाया, आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, कब बिठाया, कितने सदस्य थे, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर कर ली है। अब एक बात और मैं करना चाहूँगा कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का भारत पर क्या असर पड़ा। तो प्यारे साथियों, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का भारत पे जो असर पड़ा वो बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक पड़ा था, क्योंकि भारत से लगातार धन ब्रिटेन जा रहा था और उसके बदले जब भारत को कुछ नहीं मिला तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। भारत में व्यापार असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो घट गई। प्रति व्यक्ति आय घटने से भारत की राष्ट्रीय आय घट गई और जो है यहाँ पे अकाल पड़ गया, भुखमरी फैली, कुपोषण बढ़ा, है ना। अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी कहने